Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the videos of organometallics in Hindi. आप लोग देख रहे हैं हिंदी में ऑर्गेनोमेटेलिक्स के वीडियो। तो देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकालना सिखाया था, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं, लिगेंड्स के कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और कैसे 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो होता है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको करा चुकी हूँ। अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है, इम्पॉर्टेंट नहीं, इसे कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो मेटल कार्बोनाइल से मिलेंगे। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेटल कार्बोनाइल्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक्स का। ओके, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जहां वीडियो नहीं समझ में आए पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, मेटल कार्बोनाइल्स जो हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक्स में सबसे ज्यादा स्टडी करे हुए कंपाउंड है। एक्चुअली में मेटल कार्बोनाइल्स होते क्या है? मेटल, और मेटल के संग में क्या लगा हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड। ये देखिए, ये CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, वैसे ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर इसका कार्बन जो है वो मेटल से अटैच है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपको कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक्स में वो मिलेंगे मेटल कार्बोनाइल्स, यानी कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड प्रेजेंट है और उसका कार्बन जो है वो मेटल से अटैच्ड है। तो इनका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, हमने लिख लिया MX और COY। ओके, तो इस तरीके से CO का कुछ भी नंबर हो सकता है, मेटल्स का कुछ भी नंबर हो सकता है, और लगभग आपको पता चलेगा कि लगभग सारे ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो मेटल कार्बोनाइल्स बनाते हैं, मेटल कार्बोनाइल्स के जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। एक्चुअली में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हम जानते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, लेकिन वो मेटल के साथ में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है ये हम वीडियो के जो बाद वाला पोर्शन है उसमें देखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मेटल कार्बोनाइल्स में किस टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है? सिनर्जिक बॉन्डिंग। ओके, तो इसको हम थोड़ा बाद में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं, यहाँ पर जो मेटल है वो कैसी है? लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, या -1 होती है। ठीक है, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की देखने को नहीं मिलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्रिज के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये टर्मिनल पोजीशन लिए हुए भी हो सकता है। दोनों टाइप से प्रेजेंट हो सकता है, मीन्स टू से या तो ये दो मेटल्स इस टाइप से प्रेजेंट है, इनके बीच में इस टाइप से भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, या फिर ये मेटल के साथ में इस तरीके से भी प्रेजेंट हो सकता है। ये क्या कहलाएगा? टर्मिनल बॉन्डिंग। और ये हमारी क्या है? ब्रिजिंग लिगेंड। यहाँ पर ब्रिज के रूप में प्रेजेंट है मेटल कार्बोनाइल। ठीक है, दोनों ही स्टेट में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, दोनों स्टेट में ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रिजिड है या फिर टर्मिनल है? बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, मैम बताइए कि ये ब्रिजिड है या टर्मिनल है। तो देखिए, एक्चुअली में ब्रिजिड और टर्मिनल आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, दोनों स्टेट में ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स है। इसके लिए आपको इसका IR स्पेक्ट्रा देखना पड़ेगा, वहां पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज होता है, जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो ब्रिजिड है या फिर टर्मिनल है। ठीक है, अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? 99% जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इसके एग्जांपल्स, जैसे CrCO6, Mn2 CO10, FeCO5। ठीक है, ये कॉमन से एग्जांपल है जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। इनका आपको टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना पड़ेगा। CO2 CO8, NiCO4, ये सभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। VCO6-। ओके, ये कुछ कॉमन से एग्जांपल है मेटल कार्बोनाइल्स के। अभी हम देखते हैं मेटल कार्बोनाइल्स को किस तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो देखिए, मेटल कार्बोनाइल्स का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, मतलब लिगेंड्स किस टाइप के प्रेजेंट है। या तो हो सकता है कि जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं उसमें सारे के सारे लिगेंड्स क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप से। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलैक्टिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स। यानी कि सारे लिगेंड्स जो है वो हमारे क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप्स ही है, इसके अलावा कोई और लिगेंड प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे कि NiCO4,
यहाँ पर आप देख रहे हो सारे लिगेंड्स, 4 लिगेंड्स हैं, चारों कार्बन मोनोऑक्साइड है। CrCO6, ओके, Fe3CO12, या आप ले सकते हो FeCO5। इन सभी में आप देख रहे हो कि सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप एज ए लिगेंड प्रेजेंट है। दूसरे टाइप के ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो एज ए लिगेंड प्रेजेंट ही है, इसके साथ में कुछ और ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि PR3, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइएल्किल फॉस्फीन, या फिर PPH3, ये आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, या PF3 ट्राइफ्लोरोफॉस्फीन, ठीक है, या NO। ये जो कुछ लिगेंड्स हैं ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, NiCO3 PPS3। जब भी हम PPS3 लिखेंगे इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे, ओके। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आप देख रहे हो 3 कार्बोनाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है और एक PPS3 लिगेंड प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल आप देखिए, MOCO होल थ्राइस PF3 होल थ्राइस, ठीक है। यहाँ पर आप 3 PF3 लिगेंड्स देख रहे हैं और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स देख रहे हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, CrCO होल थ्राइस NO होल ट्वाइस, ओके। यहाँ पर 2 नाइट्रोसाइल लिगेंड्स हैं और 3 कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं। अब दूसरा जो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम्स, मेटल के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं या स्ट्रक्चर किस टाइप का है इसके आधार पर। तो इसके आधार पर एक हो सकता है मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर का क्या मतलब होता है, जहां पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मींस टू से सिर्फ एक ही मेटल एटम प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, मोनोन्यूक्लियर, ओके। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं NiCO4, यहाँ पर सिर्फ एक ही निकेल मेटल है। दूसरा हो सकता है CrCO6, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रोमियम है। ऐसे ही FeCO5, यहाँ पर सिर्फ एक ही आयरन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इसी से सारे कार्बोनाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। दूसरा टाइप क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। पॉलीन्यूक्लियर नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटर्स है मींस कई सारे यहाँ पर मेटल एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसे 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक क्या हो सकता है, होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मींस टू से जबकि सारे के सारे मेटल एटम्स एक ही टाइप के हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है Fe2CO होल 9, ठीक है। दूसरा हो सकता है Mn2CO होल 10, तीसरा हो सकता है CO2CO होल 8। यहाँ पर आप सब जगह देख रहे हैं, ये देखिए 2 आयरन एटम्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 2 मैग्नीज एटम्स हैं, यहाँ पर 2 कोबाल्ट एटम्स हैं, ठीक है। तो एक ही टाइप के सिर्फ मेटल एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, होमोन्यूक्लियर। दूसरा टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड हेटेरोन्यूक्लियर। अब आप जानते ही हो हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो जब 2 डिफरेंट टाइप के मेटल एटम्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहेंगे हेटेरोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जैसे कि एक एग्जांपल है इसका, जनरली ऐसे कंपाउंड्स कम देखने को मिलते हैं, फिर भी एक एग्जांपल है यहाँ पर MnCO होल 4। यहाँ पर आप देख रहे हो एक तो मैग्नीज का एटम प्रेजेंट है और एक कोबाल्ट का एटम प्रेजेंट है, मींस टू से 2 अलग अलग मेटल एटम्स कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पर मेटल कार्बोनाइल्स का, दैट इज बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनाइल्स। अगर आपने इस पार्ट को समझ लिया तो समझिए आपने आधी ऑर्गेनोमेटेलिक्स तो कवर कर ली, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई एम श्योर आप बहुत सारे वीडियोस देख लीजिएगा पर इस टाइप से कहीं आपको समझाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर काफी डिटेल में और काफी बेसिक लेवल से लेकर डिटेल्ड लेवल तक सब आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, मेटल और कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग है। तो देखिए जो CO लिगेंड है आपका, इसके बारे में क्या कहा जाता है, ये एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। आपने ये पढ़ा होगा हर जगह कि ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ठीक है। क्यों कहते हैं इसे, एक्चुअली में ये क्या है, गुड सिग्मा डोनर है, यानी ये अपने सिग्मा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और इसी के साथ साथ ये क्या है, पाई एक्सेप्टर है। पाई एक्सेप्टर मींस पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। सिग्मा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है
और पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में इसके पास लो लाइन वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, इसके पास एक कम एनर्जी का, लो लाइन मींस टू से काफी नीचे की तरफ प्रेजेंट है, लेवल ज्यादा ऊपर नहीं है एनर्जी में, तो ऐसा एक वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसलिए ये क्या कर सकता है, ये मेटल से इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले सकता है। ठीक है, इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या देखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, आपने ये पढ़ा हुआ होगा, अगर आपने कोवैलेंट थ्योरी पढ़ी है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ा हुआ है, कैसे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है पढ़ाई जाती है, वहां पर आपने देखा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा होगा। ठीक है, पर यहाँ पर हम उसको कुछ डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली में बॉन्डिंग कैसे हो रही है। कार्बन में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p2। ओके, और अगर आप ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये देखिए, ये कार्बन एटम को शो कर रहा है और हियर वी आर शोइंग ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स को देखेंगे तो 1s ऑर्बिटल जो कार्बन का है वो थोड़ा ऊपर होगा और ऑक्सीजन का थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके कॉम्बिनेशन से एक ऑर्बिटल यहाँ बनेगा। ओके, और इसी तरीके से एक ऑर्बिटल यहाँ बनेगा। राइट, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा 1s यानी सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और इसे कहेंगे हम सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, 2s और 2p ऑर्बिटल्स। देखिए, आप थोड़ा सा समझिएगा इसको, ये है 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो एक्चुअली में इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशन से दो ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक बनता है आपका 2sp z और एक बनता है आपका 2sp z। ठीक है, दोनों क्या बनना है, 2sp z बनना है। ये pz ऑर्बिटल जो है वो 2s के साथ कंबाइन कर रहा है, जबकि जो py और px ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, नॉर्मली इसी टाइप से रहेंगे। ये है हमारे px और py ऑर्बिटल। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन के केस में भी क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम दिखाएंगे इसके 2s इसके थोड़े से नीचे दिखाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा हाई है, इसलिए जब भी हाई जब भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो हम ऑर्बिटल्स को थोड़ा डाउन दिखाते हैं। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन से दो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, एक आपका बन रहा है यहाँ पर 2sp z और दूसरा भी 2sp z ही बनेगा, s और p z के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, 2sp z। ठीक है, दो ऑर्बिटल्स बन गए, और यहाँ पर भी 2px और 2py एज इट इज यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ये है हमारे px और py ऑर्बिटल। अब देखिए, ये जो इसका ऑक्सीजन का ऊपर वाला ऑर्बिटल है दिस वन, और ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पर इसका नीचे वाला, कार्बन का नीचे वाला ऑर्बिटल और इसका ऑक्सीजन का ऊपर वाला ऑर्बिटल लगभग सिमिलर एनर्जी के होते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, और इसके रिजल्ट से यहाँ पर एक क्या बनेगा आपका, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, और एक बन जाएगा आपका सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, दिस वन, और इसका जो ये सिग्मा sp z ऑर्बिटल है, एक जो नीचे वाला है, दिस विल रिमेन एज इट इज, ये यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सिमिलरली इसका जो ऊपर वाला ऑर्बिटल था ये भी ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, और ये सिग्मा नॉन बॉन्डिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अभी आपके पास क्या बचे, px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल कार्बन के, और px और py किसके, ऑक्सीजन के, इनका भी कॉम्बिनेशन होगा, और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे, पाई ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो पाई ऑर्बिटल्स ये बनते हैं आपके इनके कॉम्बिनेशन से। तो ये हो गया आपके पाई एक्स पाई वाई, ये कैसे है, बॉन्डिंग है, और यहाँ पर आपके बन गए पाई एस एंटी बॉन्डिंग और पाई वाई एंटी बॉन्डिंग। अब आपने गिने टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने, देखिए 2 2 2 6 8 10। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आउटर शेल में, आप देख सकते हो
4 यहाँ पर है कार्बन के पास और 6 ऑक्सीजन के पास है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स आप 1s के भी ये भर सकते हैं। ओके, अभी आपने देखा जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 थे, यहाँ पर 2 आए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। ओके, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, तो टोटल आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ पर फिल होंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कौन सा है, ये देखिए, ये ऑर्बिटल जो है दिस वन, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, HOMO, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसे कैरेक्टर वाला है, सिग्मा कैरेक्टर का है। ठीक है, तो CO का जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसा है, सिग्मा कैरेक्टर लिए हुए है। जबकि अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कौन सा होगा, दिस वन। ये देखिए, ये ऑर्बिटल आपका खाली है और सबसे नीचे है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कैसा कैरेक्टर लिए हुए है आपका, दिस इज पाई कैरेक्टर। ठीक है, ये आपका पाई कैरेक्टर लिए हुए है। तो आप देख सकते हो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके केस में आपके पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कैसा है, सिग्मा कैरेक्टर का है, और जबकि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा है, पाई कैरेक्टर लिए हुए है। ठीक है, इतनी बात आपको इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझ में आती है। ठीक है, अब देखिए, अब एक्चुअली में होगा क्या, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है किसका, CO लिगेंड का। ठीक है, अब हमने CO का पूरा कैरेक्टरिस्टिक देख लिया है। अब हम आते हैं मेटल पर। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मेटल कार्बोनाइल्स। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है आपका, CO है, और यहाँ पर क्या है, मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज मेटल। अब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो CO का है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो सकती है, मेटल को डोनेट करी जा सकती है। दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नाउ डोनेटेड टू मेटल। तो कैसे डोनेट होगी, क्योंकि आपका जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसा है, सिग्मा ऑर्बिटल है। तो इस सिग्मा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ डोनेट होगी, अगर हम इसको डोनेट कर रहे हैं मेटल को, तो ये मेटल के सिग्मा ऑर्बिटल में जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है सिग्मा ऑर्बिटल और सिग्मा ऑर्बिटल के बीच ही लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड का जेनरेशन हो सकता है। तो मेटल के पास आप जानते हो सिग्मा ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है, DZ² हो सकता है, यस इट कैन बी। तो हमने सबसे पहले लिया DZ² ऑर्बिटल। ठीक है, इसके संग में कार्बन मोनोऑक्साइड दिस वन, इसके ऑर्बिटल का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ओके, जब भी फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम इस तरीके से दिखाते हैं, तो इनके बीच में कॉम्बिनेशन होगा। एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस क्या बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ओके, ये आपका बन गया सिग्मा बॉन्ड। और इस तरीके से क्या हुआ, सिग्मा ऑर्बिटल से कार्बन मोनोऑक्साइड के मेटल के सिग्मा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन हुआ, और एक क्या बन गया, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब उसके पास आप क्या देखेंगे, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO। अभी आपको पता था कि CO के पास एक लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, जो कैसा था, वैकेंट था, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, आप इसको पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो ऑर्बिटल है वो कैसा है, वैकेंट है, और वो कैसा है, पाई ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हो गया, अधिकता हो गई। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ज्यादा हो गई। तो अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो क्या करनी चाहेगी, वो वापस लिगेंड को इसे बैक डोनेट करना चाहेगी। क्यों, क्योंकि लिगेंड के पास लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कम एनर्जी का है। अब देखिए मेटल के पास क्या है, पाई ऑर्बिटल्स है। ओके, दीज आर मेटल्स पाई ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्चुअली में T2G ऑर्बिटल्स जो होते हैं हम जानते हैं वो कैसे होते हैं, पाई ऑर्बिटल कैरेक्टर्स के होते हैं। कौन से होते हैं T2G ऑर्बिटल, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा था, DXY DYZ
और DXZ, ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो T2G ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और एक्चुअली में ये पाई कैरेक्टर्स के होते हैं। हम जानते हैं कि ओवरलैपिंग कब हो सकती है, जब सिमेट्री सेम हो। तो यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड के लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जो पाई सिमेट्री के हैं, वो मेटल के पाई ऑर्बिटल्स के साथ में क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से क्या हो रहा है, जो मेटल थी, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई थी, अधिकता हो गई थी। मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए थे। अब वो क्या चाहता है, इसका विड्रॉल करना चाहता है। तो वो कहाँ से करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, यानी अपने पाई ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ डोनेट करने वाला है, पाई ऑर्बिटल में। एक्चुअली में कहाँ कर रहा है, इधर कर रहा है। ठीक है, इसको नहीं देखिए, इधर देखिए। पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इसे हम अब क्या बोलेंगे, बैक डोनेशन। ओके, क्योंकि ये बैक डोनेट की जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, तो ये कैसे दिखेगी, देखिए ये मेटल का ऑर्बिटल ऐसे ही बनाते हैं, पाई ऑर्बिटल। ओके, इस टाइप से। और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का भी हम क्या देखेंगे, पाई ऑर्बिटल देखेंगे। ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखेंगे। तो ये इस टाइप का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पर इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। ओके, और इसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड जेनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, बैक डोनेशन हुआ। तो यानी कि हमने क्या देखा कि एक बार तो सिग्मा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करी गई मेटल के पाई ऑर्बिटल में, और दूसरी तरफ से वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब मेटल के पास ज्यादा हो गई तो उसको क्या किया गया, बैक डोनेट किया गया पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या चल रहा है, आप देख रहे हो, एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ जा रही है, लिगेंड से मेटल की तरफ जा रही है। ओके, एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड से कहाँ जा रही है, मेटल में जा रही है। और वहीं से सेम टू सेम फिर क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब मेटल पर एक्यूमुलेट हो रही है तो वो मेटल से कहाँ जा रही है, लिगेंड पर जा रही है। इस तरीके से एक टू वे फ्लो चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है ना, टू वे फ्लो चल रहा है। इसकी वजह से जो ये मेटल लिगेंड बॉन्ड है कैसा हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और जब इस टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलती है तो इसे हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या कहलाती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और इसकी वजह से जो इफेक्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। ओके, तो एक्चुअली में ये जो सिनर्जिक इफेक्ट है, ये जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है, मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या था, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच का जो ये बॉन्ड था, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड जो होता है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्यूमुलेट हो गई। तो ये जो बॉन्ड था हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड था, जब यहाँ पर पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके, तो यानी मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो स्ट्रांग हुआ, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड था वो कैसा हो गया, वीक हो गया। याद रखिए, जब भी मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, अगर मेटल आपकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या होगा, बैक डोनेशन जो होगा वो पुअर होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भाई हाई है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की उसके पास क्या होगी, डिफिशियंसी होगी। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, उसके पास पहले ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो वो बैक डोनेशन नहीं कर पाएगी, इसलिए बैक डोनेशन पुअर होगा। लेकिन अगर मेटल आपकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए जो बैक डोनेशन है वो कैसा होगा, गुड होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है ना, इस बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। और जितना ज्यादा बैक डोनेशन होता जाएगा ये बॉन्ड उतना ज्यादा वीक होता जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे और उन कंपाउंड्स के आधार पर ये पहचानना होगा कहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कहाँ पर कम है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो इस एक वीडियो में तो मैं इसको नहीं क्लियर कर सकती हूँ। अभी यहाँ पर आप इतना समझिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, जो कार्बोनाइल लिगेंड्स है उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग है। आई थिंक आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किस तरीके से वेराई करती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसे वेराई करने पर मजबूर करते हैं। ठीक है, तो वीडियोस देखते रहिए, एंड तक देखिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग से, आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट से मुझे क्लिक मिलती है। ठीक है, तो मुझे पसंद आएगा कि आप लोगों ने इसे शेयर किया है। ठीक है, तो प्लीज मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।